हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास में जो पाषाण काल है उसके कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि पिछले 20-30 सालों में विभिन्न पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम में आ चुका है। जैसे उसमें से भीमबेटका के बारे में हम जानें। भीमबेटका गुफा सभी लोग जानते होंगे। ये मध्य पाषाण काल की एक प्रागैतिहासिक काल की एक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध गुफा है जो कि कहाँ पर है, तो इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो भीमबेटका क्या है, पहले तो एक गुफा है। कैसी? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला इसमें पाए गए हैं। तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रागैतिहासिक काल की भीमबेटका, जैसे कि कई सारी गुफाएं हैं जो कि बाद की काल की हैं, बुद्ध काल की हैं, और चोल सभ्यता में कई सारे चोल काल की कई सारे हैं। राष्ट्रकूटों ने गुफा चित्रकारी में काम किए थे। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकला है, शैल चित्रकला है, उसके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें जानकारी का स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। एक होता है आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें हमको पुरातात्विक के साथ साथ में लिखित सामग्री भी प्राप्त होती है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, कोडिफाई नहीं किया गया है या किया नहीं जा सका है। और एक है ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, उसको पढ़ा भी जा सका है, उसके आधार पर इतिहास का हम पुनर्लेखन भी करते हैं। तो भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला का उत्तम उदाहरण है। ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ये। और फिर भीमबेटका को किसने खोजा था, एक प्रश्न ये आता है। तो भीमबेटका को खोजा था किसने? तो वीएस वाकंकर ने। वीएस वाकंकर ने खोजा था इस भीमबेटका की गुफा को, यानी विष्णु शर्मा, विष्णु करके ये है वाकंकर, इन्होंने इसकी खोज की थी। और कब की थी इसकी खोज भीमबेटका की? तो 1957 में की थी। 1957 में की थी भीमबेटका गुफा की खोज। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया है। तो भीमबेटका गुफा जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। अभी भारत में विश्व विरासत स्थल की सूची में जो यूनेस्को की सूची है उसमें 42 है, जिसमें से एक है मिश्रित, 7 है सांस्कृतिक, और जो बचा वो अन्य प्रकार की हैं। फिर एक प्रश्न आया था पीसीएस में कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में हुआ। इसकी व्याख्या देखें तो गंगा यमुना दोआब की, गंगा यमुना दोआब माने ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, तो इसके दोआब यहाँ पे। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति, गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। बी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण किया था। ठीक है। प्रश्न आया था ताम्राश्म काल में या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यानी यहाँ पे ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग शव को कैसे दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे दफनाते थे। तो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग या दक्कन के लोग मृतकों को कैसे दफनाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसको हम कहते हैं जोरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है उसको हम कहते हैं जोरवे संस्कृति के। अच्छा, जोरवे संस्कृति के स्थल कौन कौन से हैं, या महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, वो भी नाम इंपॉर्टेंट है। नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदौली, इनाम गांव आदि। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसको जोरवे संस्कृति भी कहते हैं, उसके स्थल कौन कौन से हैं? नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदौली, इनाम गांव। पेपर में आ जाए
कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदौली, इनामगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यह मैचिंग में आ जाए। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में है। उतनूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ऐसे करके मैचिंग में आ सकता है। तो सारे स्थल भी पता रहे कौन से स्थल किस राज्य में पड़ते हैं। तो महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणकालीन स्थल में नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदौली, इनामगांव, इन पूरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर, एक कलश है अस्थि कलश, उसमें रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती हैं। ठीक है। फिर एक प्रश्न आया था कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए हैं? मानव के साथ में कुत्ते का कंकाल, मानव प्लस कुत्ता, दोनों के कंकाल एक ही शवाधान से, जैसे एक बार प्रश्न पूछा था कि एक ही शवाधान से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? तो दमदमा से प्राप्त हुए, दमदमा। ऐसे पूछा कि मानव के साथ में कुत्ते के कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं शवाधान में? तो वह बुर्ज होम, क्या भैया? बुर्ज होम, बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज होम कहाँ है? तो बुर्ज होम है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ से 2 चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल और गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर। बुर्ज होम कैसा स्थल है? तो ये नवपाषाणिक स्थल है। फिर सेम प्रश्न एक बार और पूछा कि किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं गर्तावास के साक्ष्य? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कैसा स्थल है? नवपाषाणिक स्थल है। फिर मैचिंग वाले में एक बार आया था आईएएस में, जैसे बुर्ज होम के बारे में ही आया 2021 में आईएएस के प्रीलिम्स में। तो बुर्ज होम किस लिए प्रसिद्ध है? 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है बुर्ज होम। पहली बात तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। दूसरी बात ये नवपाषाणिक स्थल है। तीसरी बात यहाँ से हमको मानव प्लस कुत्ते के कंकाल के शवाधान एक ही में प्राप्त हुए हैं। तीसरा, यहाँ से गर्तावास प्राप्त हुआ है। गर्तावास माने गड्ढों वाले घर, गड्ढों वाले घर। तो क्या बुर्ज होम से शैलकृत देव मंदिर प्राप्त हुआ है? नहीं, गलत बात है। तो आइए इसमें पूछा था कि बुर्ज होम जो है शैलकृत देव मंदिर के ख्याति के कारण प्रसिद्ध है? नहीं, गलत बात। फिर पूछा चंद्रकेतुगढ़ वो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है? तो हाँ, सही बात है। चंद्रकेतुगढ़ जो है वो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध। अच्छा, टेराकोटा के बारे में, टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई मिट्टी से बनाए गए जो बर्तन हैं, जो चीज़ें हैं, उसको होता है टेराकोटा। और टेराकोटा वर्क के लिए जीआई, मतलब क्या कहते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट टेराकोटा कहाँ का है? तो गोरखपुर का है। यह टेराकोटा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है कहाँ से? गोरखपुर से। तो चंद्रकेतुगढ़ वो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ताम्र कलाकृतियों। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो एक व्याख्या पढ़े। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में की। फिर से बुर्ज होम के बारे में, इस पुरास्थल की खोज 1935 में की गई थी। एक ऐसा स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है। इस पुरास्थल की खोज कब हुई थी? 1935 में हुई थी बुर्ज होम की खोज। डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी।
इस पूरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। गर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है यहाँ से, यानी गड्ढों वाले घर। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला की कई उदाहरण प्राप्त हुए। तो चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा वर्क के लिए प्रसिद्ध हुआ ये। किस नदी के किनारे है? तो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। गणेश्वर पुरास्थल कहाँ है? राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी पुरास्थल। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में। इसकी खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। महाराष्ट्र क्षणिक स्थल को जोरवे संस्कृति कहा जाता है, जिसमें नेवासा, इनाम गांव ये सारे स्थल मिले हैं। ऐसे गणेश्वर जो है राजस्थान से प्राप्त हुए, जो कि ताम्र पाषाणिक कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पूरा स्थल से चौहरी, पेंचदार, शेरवाली, ताम्र बाड़ाग्र यानी तांबे के बाड़ाग्र की प्राप्ति हुई है गणेश्वर से। मछली पकड़ने का कांटा, विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो फिर से एक बार देखेंगे, गणेश्वर जो है, गणेश्वर, गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में है। किस लिए प्रसिद्ध है? ताम्र पाषाणिक स्थल है, इसलिए प्रसिद्ध है। ताम्र पाषाणिक स्थल है तो तांबे की क्या चीजें मिली हैं? तो तांबा का मिला हुआ है बाड़ाग्र, बाड़ाग्र मिला हुआ है। मछली पकड़ने वाला कांटा मिला हुआ है यहाँ से गणेश्वर से, और विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और चंद्रकेतुगढ़ कहाँ था? चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में है, विद्याधरी नदी के किनारे है, टेराकोटा वर्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न पूछा कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सबसे ज्यादा विंध्य माने ये विंध्य पहाड़ी जैसे यहाँ इस इलाके में। तो विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वो है लिखहिया, लिखहिया। मानव कंकाल से संबंधित प्रश्न हो गए 4 अभी तक। पहला कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिला है? लिखहिया से। लिखहिया कहाँ है? विंध्य पहाड़ियों में है, विंध्य के क्षेत्र में है, जो कि सर्वाधिक मानव कंकाल के लिए प्रसिद्ध है। मानव के साथ में कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है? तो वो मिला है बुर्ज होम से। एक ही शवाधान में 3 मानव कंकाल की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो दमदमा से। तो एक ही शवाधान में 3 मानव कंकाल की प्राप्ति दमदमा से हुई है। मानव के साथ कुत्ते के कंकाल की प्राप्ति बुर्ज होम से हुई है, और सर्वाधिक मानव कंकाल की प्राप्ति लिखहिया से हुई है, जो कि विंध्य के क्षेत्र में है। डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श, तो पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर J.N. पांडे। इनके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में 27 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। कथन कारण में पूछ, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी वहां पे चले गए। तो नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में मतलब यहाँ चले गए। जो विंध्य पहाड़ी में सबसे प्राचीन जो लोगों का रहवास है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहीं से प्राप्त हुआ है। मानव के प्राचीनतम साक्ष्य उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो यही विंध्य क्षेत्र है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। लेकिन बाद के काल में यहाँ से लोग गंगा घाटी में प्रवास कर गए, प्रव्रजन कर गए।
क्या इसका कारण था जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, इस कारण से? हाँ, सही बात है। तो कथन और कारण दोनों बातें सही हैं। कथन क्या है कि मानव के प्राचीनतम रहवास के साक्ष्य मिलते हैं नर्मदा घाटी से, लेकिन बाद के काल में ये लोग यहाँ से प्रवास करके गंगा घाटी में चले गए थे। उसका कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन हो गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में सूखा हो गया था, तो सूखा से निपटने के लिए वो गंगा के मैदान में चले गए, क्योंकि वहाँ पे गंगा यमुना का दोआब है, तो पानी मिल जाता। के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। फिर प्रश्न एक बार पूछा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग या मंत्रालय से किसका संलग्न है, मतलब किस मंत्रालय से संलग्न है? तो संस्कृति मंत्रालय से संलग्न है। संस्कृति मंत्रालय से संलग्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। झारखंड पीसीएस में पूछा था 2011 में ये प्रश्न। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? ये प्रश्न मध्य प्रदेश पीसीएस 2017 में पूछा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा मध्य प्रदेश में। तो उसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कौन है? तो वह है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा मध्य प्रदेश में पीसीएस में 1997, कई साल पहले, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव भोपाल में। प्रश्न पूछा कि चालकोलिथिक युग को और क्या कहते हैं? तो सिंपल सा, ताम्र पाषाण काल को इंग्लिश में चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये प्रश्न पूछा कई बार, 2-3 बार पूछा पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में, कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो पहली बात ये कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कब मिलते हैं। यहाँ पे हम लिख लें पशु, पशु माने पशुपालन के बारे में कुछ बातें। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हमको मध्य पाषाण कालीन संस्कृति में। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति मिलते हैं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। 2 जगहों से मिलते हैं, एक तो मध्य प्रदेश से और दूसरा राजस्थान से। मध्य प्रदेश के बागोर से मिलता है, मध्य प्रदेश के बागोर से। और राजस्थान के कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ से। राजस्थान के आदमगढ़ से मिलता है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। और मध्य प्रदेश, मैं उल्टा बोल दिया, माफ़ करिएगा, मैं उल्टा बोल दिया जी। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कब मिलते हैं, किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। पहली बात ये, 2 जगहों से मिलते हैं, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से मिलते हैं। मध्य प्रदेश में है होशंगाबाद और होशंगाबाद में है आदमगढ़। तो आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। और बागोर कहाँ है? राजस्थान में। माफ़ करिए, गलती हो गई थी। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बागोर कहाँ है? राजस्थान में। इन दोनों जगहों से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर से, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कब प्राप्त होते हैं? तो मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में। कहाँ से? 2 राज्यों से, मध्य प्रदेश के
होशंगाबाद जिले, होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, नर्मदापुरम हो गया है। तो कहीं होशंगाबाद हो, नर्मदापुरम हो, बात एक ही है। नया नाम नर्मदापुरम है, पुराना नाम होशंगाबाद था। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आदमगढ़, तो मेन नाम ये ध्यान रखना, आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है बागोर। तो आदमगढ़ और बागोर, ऐसे मान लो एग्जाम आ जाए कि आदमगढ़ और बागोर किस लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। या आदमगढ़ बागोर किस लिए प्रसिद्ध है, तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रहे, आदमगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। बागोर कहाँ पर है, राजस्थान में है। घुमा फिरा कैसे प्रश्न पूछना। फिर भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, दोनों चीज़ों का, पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम मेहरगढ़ से। अच्छा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो है सराय नाहर राय। कहाँ से मिला है, सराय नाहर राय से मिला है। सराय नाहर राय से माफ करिएगा, लहुरा देव से मिला हुआ है, लहुरा देव। अगर ये प्रश्न पूछे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वह लहुरा देव, लहुरा देव, लहुरा देव से मिला हुआ है। एकदम कंठस्थ रहिए, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, लहुरा देव से मिला हुआ है। ठीक, लहुरा देव कहाँ है, तो संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश में एक जिला है संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर में जो लहुरा देव है, वहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी नवीनतम खोजे, इसके पहले जब भी एग्जाम में आता था ऐसा प्रश्न कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उसका सही आंसर मेहरगढ़ होता था। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व, कब, 7000 ईसा पूर्व में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ करते थे। लेकिन अभी नवीन खोजों के अनुसार लहुरा देव, जहाँ की 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, तो उससे भी पुराना हो गया। तो अगर ऑप्शन में रहे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अगर लहुरा देव है विकल्प में, तो वो सही होगा, जो कि संत कबीर नगर में है। लेकिन अगर ये ना रहे और मेहरगढ़ रहे, लहुरा देव ऑप्शन में ही ना हो मान लो, तो हम मेहरगढ़ को लगाएंगे। चलो, प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ, ये प्रश्न पूछा है 3-4 बार। तो मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मिला नर्मदा घाटी से, यहाँ नर्मदा घाटी से मिला है। फिर पूछा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, नर्मदा घाटी से मिलता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो जौ था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं, दमदमा से, दमदमा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर राय और महदहा से। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो महदहा, सराय नाहर राय से। मध्य पाषाण कालिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं, तो वो तो आदमगढ़ है, पता ही है, आदमगढ़ और बागोर। अभी पढ़े ना, राजस्थान में है बागोर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, इन 2 स्थानों से मिला है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। फिर एक प्रश्न पूछा था, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट, तो भैया ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग में त्रियुगीन विभाजन किसने किया। पेपर में पूछे कि इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया, तो थॉमसन ने किया। किसने किया, थॉमसन ने किया। फिर पूछे थॉमसन ने त्रियुगीन विभाजन किया तो कौन कौन से विभाजन है, तो 3 रूपों जो किए, पहला पाषाण, कांस्य, लौह। फिर पूछे इतिहास का त्रियुगीन विभाजन पाषाण काल, कांस्य युगीन सभ्यता, लौह युग के रूप में किसने किया,
थॉमसन ने किया। इन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन म्यूजियम में गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जो सामग्री थी उसको देखने के बाद, अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इतिहास को इन 3 कालखंडों में हम बांटें: पाषाण काल, कांस्य युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता। ठीक, तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन थॉमसन ने किया था। पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो मध्य पाषाण काल से हुआ है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, 2 नाम ध्यान रहे एकदम से, आदमगढ़ और बागोर से प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। बागोर कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। दोनों किस लिए प्रसिद्ध हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो भारत के पहले पुरातत्व सर्वेक्षक कौन थे? तो कनिंघम ही थे 1861 में। 1861 में 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत किया गया। जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। ये सब चीज़ें हैं, हमने देखा। फिर दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद है भैया महाराष्ट्र में। ये ताम्रपाषाण युगीन स्थल है और दैमाबाद सबसे बड़ा है जोरवे संस्कृति में, या महाराष्ट्र के जो जोरवे संस्कृति है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, उसमें दैमाबाद सबसे बड़ा है। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नासिक, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है। संगनकल्लू से क्या मिला है? राख के टीले मिले हैं। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू से प्राप्त हुए। इतना नहीं, चलो ध्यान रहे कि संगनकल्लू, संगनकल्लू, ये संगनकल्लू किस लिए प्रसिद्ध है? तो राख के टीले यहाँ से प्राप्त हुए थे। पिकलीहल, उतनूर, यहाँ से भी राख के टीले मिले हैं। ठीक। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आग की खोज जो है वो नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यानी कि संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर, ये तीनों नवपाषाणिक स्थल हैं, क्योंकि यहाँ से राख के टीले के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा, काफ़ी कुछ जाना। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।